शनिवार के 7 बज चुके हैं और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे हॉरर और रहस्यमयी कहानियों की श्रृंखला में। इस सीरीज़ का यह छठा एपिसोड है। हम इस सेगमेंट में सिर्फ और सिर्फ सच्ची कहानियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसी कहानियाँ जिन पर मीडिया रिपोर्ट्स तैयार की गई हैं। तो आप कह सकते हैं कि सच्ची हॉन्टेड और रहस्यमयी घटनाएँ आपके लिए प्रस्तुत की जा रही हैं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर पधारे हैं और अन्य कहानियाँ मिस हो गई हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा हमारे चैनल पर स्मृति झा की देखरेख में हर तरह की साहित्यिक और धार्मिक कहानियाँ प्रस्तुत की जा रही हैं, तो उन्हें भी आप सुन सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की जो कहानी है उसकी सत्यता की पुष्टि इसी बात से हो जाती है कि इस कहानी पर कानूनी मुहर लगी हुई है। यह एक ऐसी भुतहा कहानी है जिसकी जांच पुलिस ने भी की, इसलिए इस कहानी का रिकॉर्ड भी उपलब्ध है। कहानी है स्पेन के मैड्रिड शहर की, वही मैड्रिड जो फुटबॉल के लिए भी विख्यात है। काफ़ी सुंदर स्थान है। मैं तो गया नहीं, लेकिन वहाँ की मैंने तस्वीरें देखी हैं और लोगों से सुना है उसकी सुंदरता के बारे में। तो इसी शहर में एक ऐसा अजीबोगरीब केस लोगों ने देखा जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। स्पेन के इतिहास में पहले ऐसा केस कभी भी सामने नहीं आया था। कहानी मैड्रिड के एक 18 साल के लड़की की है। उस लड़की का नाम है स्टेफिना गुटिरेज लाजारो, जो स्पेन के मैड्रिड में अपने माता पिता, अपने एक बहन के साथ, अपने एक भाई के साथ एक अपार्टमेंट में रहती है। स्टेफिना की ज़िंदगी में 18 साल के पहले तक सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद स्कूल का इम्तिहान पास करती है और कॉलेज पहुंच जाती है। उसके घर में माता पिता, भाई और एक बहन, जैसा कि आपको पहले बताया गया, सब रहते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। कॉलेज में स्टेफिना का दाखिला हो चुका है। कॉलेज जाने के बाद से ही अचानक उसके बर्ताव में कुछ बदलाव आने लगा। अब बदलाव भी कैसे कैसे कि अब वो अपने भाई को देखकर अचानक गुर्राने सी लगती थी, तो कभी सांप के जैसे हीश हीश की आवाज़ें निकालने लगती थी, फिर दीवारों को खरोचने लगती थी, नाखून से नोचने लगती थी, अचानक चीखने चिल्लाने लगती थी। आए दिन इन हरकतों के कारण उसके घर वाले परेशान रहने लगे। माँ बाप उससे बात करने की कोशिश करते। अब ऐसा नहीं था कि हमेशा इस तरह के व्यवहार करती थी, ज़्यादातर समय वो नॉर्मल ही रहती थी, लेकिन कभी कभी उसको इस तरह का दौरा पड़ता था। जब वो नॉर्मल होती तो पेरेंट्स पूछते कि तुम्हें क्या हुआ है, बताओ। तो वह कहती कि मुझे भी नहीं मालूम कि मुझे क्या हो जाता है, लेकिन उसने इतना बताया कि कई बार उसे कुछ शैडो यानी कि छाया सा दिखता है। उसके बाद वह गुर्राने लगती है, दीवारों को नोचने लगती है। ऐसा लगता है कि उसको अपने आप पर काबू नहीं है। और जब इस तरह की हरकतें करती है उसके बाद वह बहुत कमज़ोर सी लगने लगती है, कमज़ोरी आ जाती है। माँ बाप को एक दिन पता चला कि स्टेफिना तंत्र मंत्र और काला जादू की किताबें पढ़ती हैं, उसके कमरे से मिल गई होंगी। तो उन्हें लगा कि शायद इस तरह की किताबें वो पढ़ती है, यही कारण है कि यह सब कुछ उसके साथ हो रहा है। तो उन्होंने स्टेफिना के कमरे को एक दिन झाड़ा पोछा, साफ़ किया और उस तरह की जितनी भी किताबें थी वहाँ से निकाल करके उन्होंने हटा दी। और इसी तरह समय गुजरता रहता है। 5 से 6 महीने व्यतीत हो जाते हैं। इस बीच माँ बाप ने बीमार स्टेफिना को हर जगह दिखलाया। डॉक्टर के पास लेकर गए, प्रीस्ट और पादरी से दिखलाया, लेकिन कहीं कुछ निकल कर नहीं आया। डॉक्टर हों या प्रीस्ट और पादरी हों, सबने कहा कि स्टेफिना के साथ कुछ भी गलत नहीं है, वह बिल्कुल फिट और नॉर्मल है। लेकिन स्टेफिना दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। यह बात उसके माँ बाप महसूस कर रहे थे कि अब उनकी बेटी कमज़ोर हो रही है, लेकिन दूसरे लोगों को वह बिल्कुल फिट लगती थी। यह सारा मामला, जो ये किस्सा है, वो 1990 के आसपास का है, अर्ली 90s का आप कह सकते हैं। 1990 से स्टार्ट हुआ, 91 तक घटनाक्रम चलता है। तो इसी तरह दिन गुजरते रहे और स्टेफिना की हालत और ख़राब होती गई। एक तो उसका गुर्राना और दीवार नोचना जारी रहा, दूसरी तरफ वह बहुत कमज़ोर होती जा रही थी, सेहत गिरती जा रही थी। तो अब समय आ गया था अगस्त 1991, अगस्त 1991। स्टेफिना की हालत और ज़्यादा ख़राब होती गई। माँ बाप से देखा नहीं गया तो उसे मैड्रिड के एक सरकारी अस्पताल में ले गए।
घर वालों ने सोचा कि एक बार सही तरीके से फुल बॉडी चेकअप करवा दें, अच्छे से जांच करवा दें तो पता चल सके कि इसे तकलीफ़ क्या है। तो वो 3 हफ्ते तक लगभग उस अस्पताल में उसका इलाज चलता रहा और 3 हफ्तों के बाद भी डॉक्टरों को कोई बीमारी दिखाई नहीं दी। मनोचिकित्सकों को भी दिखाया गया, लेकिन उन्होंने भी कहा कि सब ठीक है, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे। दूसरे डॉक्टरों ने भी कहा कि उसे कोई तकलीफ़ नहीं है, हाँ लेकिन वीकनेस है, लेकिन यह ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो इलाज चल रहा होता है, वो अस्पताल में होती है और इसी बीच एक दिन माँ बाप को उसके फ़ोन गया अस्पताल से, पता चला कि उनकी बेटी की मौत हो चुकी है। माँ बाप को काफ़ी हैरानी हुई, डॉक्टर भी हैरान थे। वो लगातार अपनी बेटी के आसपास थे, कुछ देर पहले ही मिल करके गए हुए थे, तो उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि उनकी बेटी की इस तरह अचानक से मौत हो जाएगी। डॉक्टरों का कहना है कि बेटी बिल्कुल फिट है, फिर मौत हो गई। यह बात उनके समझ में नहीं आई। अब परिवार के लोग मेडिकल रिपोर्ट का इंतज़ार करने लगे। फिर मेडिकल रिपोर्ट में भी मौत की स्पष्ट वजह सामने नहीं आ सकी। उसमें केवल इतना लिखा था कि दिल की धड़कन रुकने से स्टेफिना की मौत हो गई। अब इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक का आना यह भी लोगों को गले से नहीं उतर रहा था। आजकल खासकर कोरोना काल के बाद से इस तरह की घटनाएं ज़रूर घटी हैं, सामने आई हैं कि कम उम्र के लोगों को भी हार्ट अटैक आया है, हार्ट डिजीज़ हो रही हैं। लेकिन अर्ली 90s की बात है और उस समय में कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक आना बहुत मतलब कि यह नॉर्मल बात नहीं थी एक तरह से। तो फिर भी स्टेफिना की मौत हो जाती है, घर वालों को लाश सौंप दी जाती है। स्टेफिना का अंतिम संस्कार किया गया, जो कैथोलिक ईसाई लोग जिस रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करते हैं, पूरे विधि विधान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद सभी लोग घर आ गए। माँ बाप ने स्टेफिना के कमरे को साफ करके सजा करके रखा, सारा सामान उचित स्थान पर रखा गया। उसके बेड की चादर से लेकर हर चीज़ बदल दी गई, कमरा स्वच्छ और बिल्कुल सजा दिया गया जैसे उसकी बेटी रखा करती थी। अब उस कमरे में कोई आता जाता नहीं था। 1 हफ्ते के बाद घर वालों ने कमरे की सफाई करने के मकसद से जब उसका कमरा खोला तो अजीब सी चीज़ नोटिस की। उन्होंने स्टेफिना का कमरा खोला तो देखा कि चादर जो बेड पे बिछाई गई थी वो ज़मीन पर पड़ी है, चीज़ें इधर से उधर बिखरी हुई पड़ी हैं, दीवार पर टंगी हुई जो तस्वीरें हैं वो उल्टी हो चुकी हैं, घूम चुकी हैं। अब उन्हें यह सारी चीज़ें काफ़ी अजीब सी लगी, मगर वापस उन्होंने उन चीज़ों को ठीक कर दिया। उन्हें लगा कि शायद हवा के झोंकों से ऐसा हो गया होगा या कोई और कारण होगा। घर वाले सदमे में थे तो ज़्यादा जोर लगाए नहीं। 2-4 दिन के बाद जब फिर से वो लोग कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं तो फिर से वही चीज़ें उन्हें देखने को मिली जो पिछली बार उन्होंने देखा था। उन्होंने देखा कि सामान जहाँ तहाँ बिखरा पड़ा है, पूरे घर में सामान बिखर चुका है, तस्वीरें कुछ गिर चुकी हैं, जो लटकी हुई हैं वो उल्टी हो चुकी हैं। दरवाज़ा खोलकर जब वो लोग अंदर गए घर के अंदर तो उनके होश उड़ गए एक तरह से। उन्होंने पाया कि स्टेफिना के कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। रात को तो ये आवाज़ें काफ़ी तेज़ सुनाई देती थी। ऐसा लगता था कि स्टेफिना अपने माँ को पुकार रही है, मम्मा मम्मा कहकर पुकारती थी। और जो वो पुकारती थी उस पुकार में, उस आवाज़ में बड़ा दर्द होता था। एक रात ऐसी ही आवाज़ आ रही थी तो घर वालों ने जाकर देखा। वो घर वाले स्टेफिना के कमरे में गए जहाँ से आवाज़ आ रही थी। स्टेफिना का कमरा खोला गया तो जैसे ही वो कमरा खोला गया पूरा का पूरा कमरा ठंडा हो चुका था, सर्द। और घर वालों को ऐसा लगा कि बड़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं पूरे घर में, बहुत तेज़ हवाएं आंधी की तरह वो बह रही थी। लेकिन उन्होंने जब बाहर झांका तो देखा कि बाहर तो सब नॉर्मल है, बाहर एक पत्ता भी नहीं हिल रहा। अब घर वाले डरने लगे। उनकी नज़र दीवारों पर पड़ी तो स्टेफिना के जाने के बाद उसके कमरे की मरम्मत कराई गई थी। खरोंच के जितने निशान थे उन्हें हटाने के लिए दीवार को दोबारा तैयार किया गया था। अब जो रिप्लेस किया गया था उन दीवारों पर भी नाखून के निशान मिले, माने नाखून के निशान बन चुके थे, वैसे ही खरोंच वाले निशान जैसे स्टेफिना बनाया करती थी। अब उन्हें यकीन हो गया कि ज़रूर कुछ तो ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो स्टेफिना के घर वालों ने क्या किया कि उसके कमरे को नट बोल्ट से टाइट करके बंद कर दिया कि अगर कोई शरारत वगैरह कर रहा हो तो वो कमरे में ना जा पाए या इस तरह की चीज़ें। तो वो लोग भी कोई चांस नहीं लेना चाह रहे थे।
तो नट और बोल्ट की मदद से दरवाजे को पूरी तरह लॉक कर दिया गया। अगले दिन तेज़ हवा के झोंके एक बार फिर से सुनाई देने लगे जो उस कमरे में बह रहे थे। वही आवाज़ें आने लगी और मम्मा मम्मा कहकर कोई पुकार रहा था। इस बार कमरे में जो नट बोल्ट लगाए गए थे वो सारे के सारे निकल गए और दरवाज़ा अपने आप खुल गया। इस घटना के बाद घर वाले बहुत घबरा गए। पड़ोसियों के पास भी जाएं तो क्या बोलें, कौन यकीन करेगा इन बातों पर। अब इसी ऊहापोह में वो लोग थे, लेकिन फिर भी हिम्मत करके सोचे कि चलो पड़ोसियों को कम से कम यह जानकारी दी जाए, बताई जाए, शायद समस्या का कुछ समाधान निकल पड़े। जब स्टेफना के माँ बाप ने पड़ोसियों से इस बारे में बात की तो पड़ोसियों ने भी बताया कि उन्हें भी रात में घर से आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन वो भी संकोच से नहीं कह रहे थे। उसके बाद स्टेफना के माँ बाप के साथ कुछ पड़ोसी हिम्मत करके उनके घर में आए और जो कुछ भी वहाँ घट रहा था वो उसे फील करना चाहते थे, देखना चाहते थे कि आखिर हो क्या रहा है। तो तय हुआ कि रात को स्टेफना के घर पर ठहरा जाएगा और क्या चीज़ें हो रही हैं उसे खुद देखेंगे कि कहाँ से हवा आई, कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। तो सभी लोग रात को स्टेफना के घर पे ठहरे। अपने समय पर तेज़ हवाएं, वो चीखने की आवाज़ें, वो हवा के झोंके, ये सब आने लग गए और उसी कमरे में यह सारी एक्टिविटी, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी आप कह सकते हैं उसको, तो ये सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी अचानक स्टार्ट हो गई। और जो पड़ोसी थे वो लोग उनके घर में बैठे हुए थे, उन्होंने भी इन चीज़ों को फील किया। तो वो जो तरह तरह की चीखें आ रही थी, हवा के आवाज़ें आ रही थी, तो इन सब से पड़ोसी भी घबरा गए। यह सिलसिला जारी रहा और स्टेफना के घर वाले इस खौफ में जीने को मजबूर हो गए। अब स्टेफना की मौत को 15 दिन से ज़्यादा गुजर गए थे। तभी अचानक स्टेफना के कॉलेज की कई टीचर उनके घर पे पहुंची और उन्होंने स्टेफना के माता पिता से कहा कि हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो जो टीचर्स पहुंची हुई थी उन्होंने कहा कि शायद हमें यह बात पहले कर लेनी चाहिए थी, अब तो काफ़ी देर हो चुकी है। पर उस बीच बताते, मतलब जिस समय यह घटना हुई थी उस बीच अगर आपसे हम लोग इस तरह की बातें करते तो शायद आप उस पर विश्वास नहीं करते। अब हमने जब स्टेफना की मौत की खबर सुनी तो हमें लगा, और जिस तरह से उसकी मौत हुई, जिस तरह से चीज़ें हम लोगों को पता चली, तो हमें लगा कि हमें आपसे अब इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। तो जो टीचर्स आई थी उन टीचर्स के ग्रुप में एक नन भी थी। अब चूँकि क्रिश्चियन स्कूल था तो उसमें नन लोग पढ़ाती थी, तो उनमें से एक नन थी। तो उस नन ने बताया कि करीब 6-7 माह पहले की बात है। स्टेफना की एक दोस्त थी जिसका एक बॉयफ्रेंड था। तो स्टेफना की जो दोस्त थी उसका एक बॉयफ्रेंड था। तो वो जो उसका जो बॉयफ्रेंड था उसकी बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद स्टेफना की दोस्त डिप्रेशन में चली गई थी। स्टेफना अपनी इस दोस्त के काफ़ी करीब थी। तो नन ने आगे बताया कि एक दिन जब वो लोग नन किसी काम से स्कूल के पीछे से गुजर रही थी तो उनको नज़र पड़ी कि 4 लड़कियां कुछ कर रही हैं। उनमें से एक स्टेफना भी थी और उनकी स्टेफना की कई दोस्तें वहाँ पे खड़ी थी। उसमें वो लड़की भी थी जिसके बॉयफ्रेंड की मौत सड़क दुर्घटना में हो चुकी थी। सभी एक लकड़ी के बोर्ड में कुछ कर रही थी। वो कैरम बोर्ड जैसा एक बोर्ड था, उसके ऊपर एक ग्लास उल्टा रखा हुआ था, शीशे का ग्लास, और चारों जो लड़कियां थी वो चारों तरफ, चारों दिशा में खड़ी थी और एक एक करके उस गिलास पर अंगुलियां रख रही थी। अब नन ने बताया कि यह देखकर वो रुक गई कि ये लोग कर क्या रही हैं, जरा देखें। तब तक स्टेफना की बारी आ गई और जो ही स्टेफना ने ग्लास पर अपनी उंगली रखी तो वो ग्लास उस बोर्ड से हवा में उछल गया और हवा में तैरने लगा। अब यह देख करके नर्स भी डर गई और तब तक नन भी वहाँ पहुँच गई और उन्होंने उन लड़कियों को डांटा और कहा कि तुम लोग अपना क्लास मिस करके छोड़ करके यहाँ पे क्या कर रही हो। नन ने गुस्से के मारे उस बोर्ड को भी तोड़ दिया और उसे कई टुकड़े करके वहीं पे फेंक दिया। नन ने कहा कि बोर्ड को तोड़ते वक्त मैंने देखा कि वह ग्लास हवा में तैर रहा था और बोर्ड को फेंकते ही वह ग्लास हवा में ही टूट गया और नीचे गिर करके बिखर गया। इसके बाद घबराई नन ने लड़कियों से घटना के बारे में पूछा। नन ने उनसे बात की तो पता चला कि स्टेफना को भूत प्रेतों से बात करने का शौक़ था। वह तंत्र मंत्र की किताबों को पढ़कर काफ़ी चीज़ें सीख गई थी। तो उनकी दोस्तों ने बताया कि स्टेफना भूत प्रेतों से बात कर सकती थी। तो नन ने बताया कि स्टेफना ने अपने दोस्त से कहा
तो स्टेफिना ने कहा कि चलो तुम्हारे बॉयफ्रेंड से बात करते हैं, वही बॉयफ्रेंड जिसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, और पता करते हैं कि वह इस वक्त कौन सी दुनिया में है और कैसा है। तो ये जो सारा तामझाम रचा गया था यह उसी के लिए रचा गया था। अब स्टेफिना के दोस्तों ने नन को बताया कि स्टेफिना कई बार ऐसा कर चुकी थी। जब तक लड़कियां नन को सारा किस्सा बता रही थी, उसी बीच अचानक एक सफ़ेद धुएं का गुबार सा आया और वो सीधे स्टेफिना की नाक से होते हुए उसके शरीर में प्रवेश कर गया। वहाँ कई लोग खड़े थे, लेकिन वो जो धुएं का गुबार आया वो मानो स्टेफिना को लक्ष्य करके ही आया था। अब यह बातें सुनकर स्टेफिना के घर वाले और भी डर गए। इसका एक कारण यह भी था कि नन ने जो ये घटना बताई और जो उसकी तारीख बताई, तो ये उसी समय के आसपास की है जब स्टेफिना के व्यवहार में बदलाव आने लगा था। अब नन से ये सारी बातें सुनने के बाद स्टेफिना के घर वालों को लगता है कि शायद स्टेफिना जानबूझ करके वो घर में आ रही है और उसे शायद अपने घर वालों से बातें करनी है, उसे कुछ मैसेज कन्वे करना है। यही सोचते हुए घर वाले एक बार फिर से उसके कमरे तक पहुँचे। कमरा खोला और पाया कि सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो चुकी थी। दीवार पर फ्रेम में लगी स्टेफिना की तस्वीर ज़मीन पर पड़ी थी। तो उसकी माँ ने सोचा कि उसे उठाकर रख दें। तो उसकी माँ ने जब उठाकर उसके फ्रेम को छुआ तो वैसे ही उन्हें कुछ महसूस हुआ और उन्होंने फ्रेम को फिर से नीचे पटक दिया। उन्हें कुछ अजीब सा लगा होगा। पास में ही उनके पिता थे। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी की तस्वीर उठाकर उसकी माँ ने ज़मीन पर फेंक दिया, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने स्वयं उस फ्रेम को उठा लिया। जैसे ही पिता ने उस फ्रेम को उठाया तो पाया कि स्टेफिना के चेहरे पर आग लगी हुई है, माने वो जो तस्वीर है वो जल रही थी। फ्रेम सुरक्षित था, वहाँ कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो जो तस्वीर में जहाँ उसका चेहरा था वो जलने लगा। उन्होंने भी स्टेफिना की तस्वीर नीचे फेंक दी। स्टेफिना के कमरे को लॉक कर दिया। किसी तरह रात बिताई। सुबह घर वालों ने एक प्लम्बर को बुलाया और उस कमरे को बंद करवा दिया। इस बार मोटे मोटे नट वोल्ट और स्क्रू से उस कमरे को कस दिया गया। कमरे के बाहर भारी भारी सोफ़ा सेट वगैरह भारी जो सामान थे वो सब लगा दिए गए ताकि दरवाज़ा लाख कोशिशों के बावजूद भी ना खुल सके। अब रात आई। अब इस रात कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। रात को ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने जैसी आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई कमरे से निकलने की कोशिश कर रहा हो। तेज़ हवाएं बहने लगी। वातावरण फिर से ठंडा हो गया और नट वोल्ट वगैरह सब बिखर गए, सब अपने आप खुल गए और बाहर बिखर गए। सोफ़ा कहीं और पटका गया। अब किसी तरह वह रात बिताई गई। सुबह घर वाले सोच रहे हैं कि क्या करें, घर छोड़ दें या क्या उपाय किया जाए, घर छोड़ करके कहीं और शिफ्ट हो जाए। तो इस तरह से दिन भर गुजर गया। एक और रात आई और यह रात इस पूरे परिवार के लिए संभवतः सबसे भयानक रात थी। रात के करीब 12 बजे के आसपास स्टेफिना की माँ जब सो रही थी तो उसको ऐसा लगा कि उसके ऊपर चढ़ करके कोई बैठ गया है और उसका गला पकड़ के दबा रहा है। उन्होंने अपने आप को उस अदृश्य ताकत से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अदृश्य ताकत उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं। काफ़ी देर के बाद उस चीज़ को अपने शरीर से उन्होंने हटाने में कामयाबी हासिल की। पति भी साथ में थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। घर वालों ने अब पुलिस को कॉल किया। लगभग रात के 2:30 बजे के आसपास पुलिस को फ़ोन किया गया था। कुछ ही देर में पुलिस के अधिकारी जोस पेड्रो नाम के जो अधिकारी हैं वो अपने 4 पुलिस ऑफिसर्स के साथ उस घर में पहुंचते हैं। अब पुलिस वालों उस घर में पहुंच चुके हैं। अब समय हो चुका था, लगभग 3 बजने जा रहा था। तो उन्होंने देखा कि घर वाले परेशान डरे हुए से हैं। तब तक उन्हें भी एहसास हुआ कि घर में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। उन्हें भी अभी अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं और उन्हें भी लगा कि कहीं बहुत तेज़ हवा बह रही है, जबकि बाहर बिल्कुल हवा नहीं थी। वो लोग बाहर से ही आए हुए थे, तो बाहर बिल्कुल हवा नहीं थी। और जैसे ही वो उस घर में घुसे तो उन्हें भी लगा कि एक तो घर का जो टेम्परेचर था वो काफ़ी कम लग रहा था और ऊपर से उन्हें आंधी जैसी आवाज़ें आने लगी। अब पुलिस की टीम उस कमरे तक पहुंची और देखा कि कमरे में और भी ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही थी। फिर उन्होंने खिड़की से झांका तो देखा कि सब कुछ शांत था और कमरे के अंदर
मानो जैसे तेज आंधी बह रही हो। तो पुलिस वालों को अजीब सा लगा। पुलिस वालों ने स्टेफिना के घर वालों को समझाया बुझाया। अब रात काफ़ी हो चुकी थी, सुबह होने वाली थी, तो उन्होंने उनको उस वक्त समझा बुझा दिया और पुलिस वाले जो है वहाँ से चले गए। उन्हें बोला कि चलो अब किसी तरह ठहरो, हम लोग दिन में आकर के फिर से इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब पुलिस उस वक्त तो वहाँ से चली गई, लेकिन ऑफिसर्स के दिमाग में यही सवाल घूम रहा था कि आखिर मामला क्या है, उस घर में हो क्या रहा है। अब जब दिन हुआ तो पुलिस वाले फिर उसके घर में पहुँचे, उस घर में पहुँचे और उन्होंने स्टेफिना के घर वालों से चर्चा स्टार्ट की, बातचीत शुरू की। स्टेफिना के पिता ने उन्हें शुरू से सारी जानकारी दी, उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। स्टेफिना के पिता से पुलिस वालों को पता चला कि दिन में तो फिर भी स्थिति ठीक होती है, रात को सबसे ज़्यादा डर लगता है, सबसे ज़्यादा परेशानी रात को होती है, और ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं ये रात को ज़्यादा होती हैं। तो पुलिस वालों ने निर्णय लिया कि क्यों ना रात को ठहर करके खुद देखा जाए कि क्या हो रहा है। झलक तो वो पिछली रात को देख ही चुके थे। तो पिता ने बताया कि इस बीच एक और अजीब घटना हुई कि उनका जो बेटा था वो अपने कमरे में सोया हुआ था, तो वो दाहिने साइड वाले बेड पे सोया हुआ था और अचानक हवा में उछलकर वो बाएं साइड वाले बेड पर चला गया। फिर बाएं साइड वाले बेड से उछला और दाहिने साइड वाले बेड पर चला गया। ऐसा लग रहा था कि कोई गेंद की तरह उस बच्चे को उछाल करके इस बेड से उस बेड में फेंक रहा है। तो पुलिस वाले ये कहानी सुन करके एक तो हैरान परेशान थे, फिर भी वो खुद एक्सपीरियंस करना चाहते थे। रात होती है, तेज़ हवाएं, आवाज़ और पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। पुलिस पहले स्टेफिना के भाई के कमरे में पहुंचती है। वहां उनकी आंखों के सामने स्टेफिना का भाई हवा में उछलता हुआ एक बेड से दूसरे बेड पर पटक दिया गया। यह देखकर पुलिस वाले चौंक पड़े। जब पुलिस स्टेफिना के कमरे में पहुंची तो देखा कि जीसस की फ़ोटो जो उनके आने तक सीधी थी, उनके पहुंचते ही उनके सामने उल्टी हो गई। ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें जो बताई जा रही हैं सब हवा हवाई हैं, यह सारी बातें पुलिस की रिपोर्ट में दर्ज की गई हैं। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि नट वोल्ट वाली बात का परीक्षण भी पुलिस वालों ने किया था। उनके सामने में दरवाजे को नट से कसा गया, नट लगाया गया और कुछ ही देर में अपने आप दरवाज़ा खुल गया। नट जो लगाया गया था, जो कसा गया था, वो छिटक करके दूसरी तरफ जा गिरा, वोल्ट दूसरी तरफ जा गिरा। और रिपोर्ट में धीमी तेज़ हवाओं का जिक्र है, आवाज़ों का जिक्र है, भयानक आवाज़ों का जिक्र है, करुण स्वर का जिक्र है। और उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि अननेचुरल तरीके से दरवाज़ा खुल गया। जब पुलिस की रिपोर्ट में इन बातों का उल्लेख हुआ तो यह खबर मीडिया में भी आई। मीडिया वालों ने भी उन पुलिस वालों का जो उस घर में रहने का एक्सपीरियंस कर चुके थे उनका इंटरव्यू लिया। और पुलिस वालों ने भी हर एंगल से पूरे महीने, लगभग 1 महीने तक इस केस का इन्वेस्टिगेशन किया। पुलिस अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। पुलिस को लगा कि शायद कोई दुश्मन हो, कुछ भी हो सकता था, तो उन्होंने हर एंगल से मामले की जांच की, जिसके बाद पुलिस को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उन्हें मानना पड़ा कि नहीं, सचमुच इस कमरे में पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है। तो जब पुलिस को नहीं मिला तो उन्हें मानना पड़ा। पुलिस ने स्टेफिना के परिवार वालों से बात की और उनको एक सलाह दी, और वह सलाह ये कि उन्हें वह घर छोड़ देना चाहिए। घर वाले भी पहले से बहुत परेशान थे, तो उन्होंने उस घर को छोड़ने में ही अपनी भलाई समझी और उन्होंने उस घर को खाली कर दिया। वे दूसरी जगह शिफ्ट हो गए और कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने घर को चेंज किया, अपना घर बदला, तो ये सारी की सारी जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो सब की सब खत्म हो गई। अब 1991 की ये घटना है और आज 2023 इस वक्त चल रहा है, तो लगभग 31-32 साल इस घटना को गुजर चुके हैं और वह पैरानॉर्मल एक्टिविटी अब दोबारा देखने को नहीं मिली। अब चूँकि यह घटना चारों तरफ फैल चुकी थी, तो यह कहानी फिल्म वालों को भी पसंद आई, तो इस घटना को लेकर हॉलीवुड की एक फिल्म बनी थी जिसका नाम है वेरोनिका। यह साल 2017 में आई थी और कहते हैं कि इस फिल्म को ज़्यादातर लोग पूरा का पूरा नहीं देख पाए, मतलब बीच में छोड़ करके भाग खड़े हुए। तो यह थी आज की हमारी कहानी, जिसमें पुलिस एक ऐसे केस को इन्वेस्टिगेट करती है जिसका गुनहगार कोई इंसान नहीं बल्कि एक शक्तिशाली आत्मा है। संभवतः यह पहली कहानी है
जिसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटी को रिकॉर्ड में रखा गया है। पुलिस रिकॉर्ड में बातें दर्ज की गई हैं, उसकी पुष्टि की गई है। तो आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। द सूत्रधार पर कहानियों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।